बहस में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूं। आज प्रोग्राम में हम 4 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का पहला मौजू रहेगा मदारिस रिफॉर्म्स के हवाले से। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि मदारिस को होने वाली जो बैरूनी फंडिंग है उसका तरीक़ाकार अब हुकूमत तय करेगी और तमाम तरह की जो फंडिंग है, लेन देन है, ये बैंकों के जरिए होगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मदारिस इस हुकूमत की जानिब से आने वाले फैसले को तस्लीम करेंगे और क्या मदारिस और खास तौर पर जो मजहबी सियासी जमातें हैं क्या वो ये समझती हैं कि जो बैंकों के जरिए रकूम की तरसील का जो निज़ाम है क्या वो जायज है, वो उसको दुरुस्त समझती हैं और वो समझती हैं कि वो इस पाबंदी पर अमल करेंगी। ये आज हमारा सबसे पहला मौजू होगा। और दूसरा मौजू हम बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत की जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के बयान पर बड़ी सख्त तनकीद की गई है। जो उन्होंने 6 सितंबर की मरकजी जो तकरीर थी उसमें तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान हर तरह की जाहरियत के लिए तैयार है और अगर हॉट स्टार्ट या कोल्ड स्टार्ट किसी भी तरह की जो दुश्मन की तरफ से अगर जारियत होती है तो हम उसका जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सवाल यह पैदा होता है कि भारत की जानिब से इस बयान को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है और इस पर भारत को तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि यही बयान कुछ दिन पहले तो भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से दिया गया था और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से आने वाले बयान को तो एक तरह से उस बयान का जवाब समझा जा रहा है। तो फिर भारत की जानिब से और भारत की बड़ी सियासी जमातों की जानिब से इस पर तनकीद क्यों की गई है, यह हमारा दूसरा मौजू रहेगा। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अल्ताफ हुसैन के हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट का जो हालिया फैसला सामने आया है जिसमें पैमरा को हिदायत की गई है कि मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया जाए, उनकी तस्वीर, उनका नाम और उनकी स्टेटमेंट, उनके हवाले से खबर टेलीविजन पर और अखबारात में नशर नहीं की जा सकती है। अब सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि इस फैसले पर अब एमक्यूएम क्या इस पर अपील करेगी या इस पर एहतजाज करेगी। एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी इस पर लेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो फख्र है JF-17 थंडर, उस पर हम बात करेंगे और कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ और दिलचस्प बातें हम जानेंगे इस पर। इस तैयारे को बनाने वाला जो ग्रुप था और जो प्रोजेक्ट जो लोग इसको लेकर चल रहे थे उसके जो सरबराह थे, जो हेड थे एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, उनसे हम जानेंगे कि ये 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में किस तरह से ये कारनामा सर अंजाम दिया गया और इस पर कुछ और दिलचस्प बातें हैं जो हम समझानेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मौज़ूआत की मुनासिबत से दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सेनेटर हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। आपके ख्याल में ये जो रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं मदारिस के हवाले से और जो पॉलिसी बनाई जा रही है, क्या आप समझते हैं इसकी बड़ी अशद जरूरत थी और आप समझते हैं कि ये इंप्लीमेंट हो सकेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जहां तक आपने कहा पॉलिसी की अशद जरूरत थी या नहीं थी, अरसा दराज से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फंडिंग हो रही है और इसमें ज़्यादातर जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो गैर मुल्की हैं और तरीक़ाकार ये है कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो रॉ है, उसके नाम से बहुत सारी चीज़ें मंसूब हैं कि वो हमारे यहाँ बहुत सारे दहशतगर्दों को फंड्स वो एजेंसी साल हर साल से दे रही है और यूँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सबब जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, यानी बजाते खुद भारत है। दूसरा जो सवाल सामने आया है कि कुछ NGOs हैं और वो भी बाकायदा यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स देती हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ फलाहे आमा के काम के लिए एजेंसीज इदारे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर की एजेंसीज यहाँ पे रन करती हैं, मगर उन सब का कोई एहतसाब नहीं है, यानी अकाउंटिंग नहीं होती। फंड्स दे दिए जाते हैं, उनको क्या उन्हीं के कहने के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एजेंसीज हैं जो शायद इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी नहीं देती, फंड्स दे दिए जाते हैं और वेलफेयर के नाम पर उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ इदारों के स्पुर्द कर दिया जाता है। इसी तरह हमारे दीनी मदारस हैं, उनके लिए भी बाहर से मदद आती है और मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो हमारे दीनी मदारस हैं वो उस मदद को वहीं इस्तेमाल करते हैं दीन की खातिर बच्चों के लिए जहां उनको होना चाहिए। मगर बजाते खुद हुकूमत का ये बयान है कि कुछ उसमें से ऐसे दीनी मदारस हैं जहां जो रकूम आती हैं, जो फंड्स आते हैं, उनका एहतसाब नहीं है, काउंटिंग नहीं है और उन पर उनको शक्को शुबहात हैं। लिहाजा उन्हें दूर करने के लिए एक पॉलिसी
जो है वो उसका जो है वो बंदोबस्त किया गया है। मैं ये समझता हूं कि ये मदारस जो हैं इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, ताउन करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी का वहां पे ऐसी चीज नहीं हो रही जिस पर कोई भाम हो या शक्को शुबात हो, तो फिर उन्हें इसकी अकाउंटिंग पे कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान में अरसा दराज से ये दहशतगर्दी हो रही है। इस पर जो मौक़िफ़ है मदारिस का भी और मजहबी सियासी जमातों का भी, वो भी आना बड़ा जरूरी है। तो सेनेटर हमदुल्ला साहब जो कि रहनुमा है जमीयत उलमाए इस्लाम फे के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पॉलिसी से जमीयत उलमाए इस्लाम इत्तफाक कर रही है और आप समझते हैं कि ये सही पॉलिसी है, इंप्लीमेंट की जा सकती है और की जानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बुनियादी बात यह है, जमीयत उलमाए इस्लाम को जो सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और शक है और एतराज है, वो इस बात पर है कि आप मदारिस को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ नक्की क्यों किया जाता है, हुकूमत इसको क्यों नक्की करती है। मसलन आसानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, उसके नतीजे में उसके बाद मदारिस को निशाना बनाया गया है कि ये इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की दर्स देती है, जिसके नतीजे में ये सारी मारदार, कत्ल और गारतगरी इस्लाम या मजहब के नाम पर, ये मदारिस इसका असल वजह है, या मदारिस की जो निसाब तालीम है इसका असल वजह है। इस पर हमारा सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है, एतराज है कि आप मदारिस को दहशतगर्दी से क्यों नफी करते हैं। आप दहशतगर्दी को अपनी खारिजा और कौमी सलामती पॉलिसी से क्यों नफी नहीं करती है। सही है। ये तो एक बार आज तक आपकी जितनी भी पॉलिसियां हैं उसके नतीजे में आपने मुल्क को नुकसान दिया, 2 लाख हुआ, आपने मुल्क को मजहबी फिरकवारियत और मसला जंग दी, कराची आपके सामने, आपने इस मुल्क पर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की। इस रियासत के बाइख्तियार लोगों ने इस मुल्क पर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की। तो सेनेटर साहब, अब आप ये समझते हैं कि दहशतगर्दी का और मदारिस का आपस में चूंकि कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये पॉलिसी भी नहीं लाई जानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं क्या? मैं ये कहता हूं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर मदारिस की तंजीमात का कोई इतराज नहीं है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आप मदारिस की मुझे आवाज नहीं आ रही पर इत्तिफाक करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो, मदारिस कोई इख्तिलाफ नहीं करता है रजिस्ट्रेशन से, कि रजिस्ट्रेशन हो मदारिस की। मदारिस ये भी कहते हैं कि हमारी फंड जो बाहर से हो रहा है उसका हिसाब किताब भी होनी चाहिए। मदारिस ये भी कहती है कि निसाब तालीम में इसका भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ तमाम तालीमी इदारों की इस्लाह निसाब होनी चाहिए, उसकी निसाब तालीम की इस्लाह होनी चाहिए। फौजी अदालतों से जितने भी लोगों को फांसी मिली है, ख्वाह मुशर्रफ पर हमला आवर हो, मेहरान बेस पर हो, कामरा बेस पर हो और GHQ में हो, इसमें आप मुझे दो आदमी मदरसे का बता दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से, पेशावर यूनिवर्सिटी से, 5 स्टार होटलों से लोगों को पकड़े गए हैं। आपने दहशतगर्दी उसके साथ नफी नहीं की है। सानिया सपोरा की जो दहशतगर्दी हुई, जिसके 2 नौजवान या 3 पकड़े गए, वो तो BBA और MBA के तालिब इल्म है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के, तो उसकी इस्तेमाल क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, जरा सेनेटर साहब मेरे साथ ही रहेगा। इस ज़मीन में कुछ और सवाल भी आपसे करना चाह रहा हूँ। सेनेटर साहब जरा साथ ही रहेगा, इस ज़मीन में कुछ और सवाल भी मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। लेकिन शाहिद लतीफ साहब, एक बुनियादी नुक्ता जो उठाया गया है सेनेटर साहब की तरफ से, वो ये है कि मदारिस को दहशतगर्दी से आप क्यों नथी करके देख रहे हैं। हालांकि हमने देखा है माजी में कि बहुत सारे मदारिस से बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े भी गए हैं, लेकिन उनका इतराज यह है कि फिर MBA के स्टूडेंट्स भी तो यूनिवर्सिटी से पकड़े गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप शाहिद लतीफ साहब? नहीं जी, बिल्कुल सब इदारों को आप इस कानून के तहत देखें। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इन दीनी मदारस को देखें, ये जितने भी इदारे हैं, जब अपने रिफॉर्म्स की बात करनी है तो हमने देखना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले वहां से हथियार पकड़े गए। तो सारे मदारस को हमें देखना है, हमें ये देखना है कि उन मदारस में निसाब क्या है, वहां पे जो तलबा हैं उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, वहां पे जो टीचर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की तरबियत बच्चों की जा रही है। मगर देखें, ये इस बात को हम खारिज अज़ इम्कान नहीं कह सकते। हम साहब से बड़े एहतराम के साथ वो ये मानते हैं कि निसाब को देखा जाना चाहिए, वो ये मानते हैं कि जो उनके अकाउंट्स हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, वो मानते हैं कि सिर्फ मदारस दीनी मदारस का नहीं
बाकी इदारों का भी होना चाहिए। इस हद तक मैं बात मानता हूं, मगर क्या इसमें भी कोई दो राय हैं कि हम कितनी देर तक वो जो टीटीपी के साथ लड़ते रहे, उनका क्या मुतालबा था? मुतालबा ये था कि हम पाकिस्तान के शरीयत के निजाम को नहीं मानते। ये वो इंतहा पसंदी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कहां से तालीम लेकर आए हैं? ये कुरान पाक को और हमारे दीन को जो बिगाड़ कर दुनिया के सामने पैदा करते हैं। इस बात का जवाब आप क्या देंगे शायद साहब? इस पर जो सेनेटर साहब ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी को मदारिस से आप क्यों नहीं करके देख रहे हैं, बुनियादी एतराज ये है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें ये जो दीनी तालीम जिसके तहत हमारी शरीयत को बिगाड़ रहे हैं लोग, ये कौन है? ये एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। ये जो टीटीपी का नाम हम लेते हैं और इन्हीं के साथ तो मेन हम लड़े। ये जिनको हमने नॉर्थ वजीरिस्तान से अब उनकी कमर तोड़ी, ये कौन लोग थे? ये एमबीए के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ये बीबीए के स्टूडेंट्स थे। तो इंतहा पसंदी इस मुल्क का एक अलमिया है, राइट, और वो कहां से जन्म ले रहा है, हमें देखना है। ठीक है, यहां जरा रुकिएगा, क्योंकि जो सवाल उन्होंने उठाया था उसका जवाब आपने दे दिया। मैं जरा एक सवाल और आपसे हमदुल्ला साहब पूछना चाहूंगा। अभी प्रोग्राम से पहले मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो मदारिस से वाबस्ता हैं, और कुछ आपकी जमात के लोगों से भी। कुछ लोगों का इस पर नुक्ता यह है कि बैंकिंग का निजाम जो है, चूंकि ये इस्लामिक बैंकिंग का निजाम नहीं है जो ज्यादातर बैंक्स हैं, तो इसलिए मदारिस इसको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ एक सूद की एक चीज वाबस्ता है। क्या आप समझते हैं कि ये एतराज भी है आपकी जमात को? देखिए मेरे भाई, मैंने आपको कहा कि ख्वाह रजिस्ट्रेशन का मसला हो, ख्वाह निसाब तालीम का मसला हो मदारिस की, ख्वाह बाहर से मदारिस को फंड का मसला हो, ये एक तरफा नहीं हो सकता है। इसको आप मुशावरत के टेबल पे बैठ के आप कर सकते हैं। इसको मदारिस की तंजीमात, हुकूमत आपस में बैठ के फार्मूले तय करें, कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। कराची में गुज़िश्ता 7 साल में 15,000 अफराद लुकमा अजल बने। ये मारने वाले क्या ये पढ़े लिखे नहीं है जो कातिल पकड़े गए? ये तो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है। जिन तंजीमों का नाम लिया जाता है कि उसकी छतरी में ये लोग पनप रहे थे, वो मदारिस के तलबा है, वो तंजीमें, वो जो लीडरशिप है उनकी। तो फिर आपने उन स्कूलों, उन यूनिवर्सिटियों पर बंदूक उठाया है कि आपकी निसाब ये गलती है, आपका निसाब दुरुस्त होनी चाहिए। आपके नतीजे में कराची बर्बाद हुआ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है मजामतकारों की, वो भी सारे दीनी मदारिस के तलबा है। सही है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर हमदुल्ला साहब। आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। बुनियादी एतराज उनको ये नहीं है कि ये पॉलिसी नहीं लाई जानी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि हुकूमत और फिर मदारिस के तमाम जिम्मेदारान और जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो बैठकर एक पॉलिसी बनाएं। बहरहाल एतराजात जरूर हैं इस पर मुख्तलिफ हलकों को जिनका ताल्लुक मदारिस से है, और चाहे वो सियासी मजहबी जमातें ही क्यों ना हो। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा हम बात करेंगे भारत के हवाले से कि भारत की बड़ी पार्टीज जो हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसको एतराज क्यों है और क्या एतराज है आर्मी चीफ के स्टेटमेंट पर, क्योंकि उनके खुद के जो आर्मी चीफ हैं जनरल दिलबीर सिंह, वो भी तो इसी तरह की स्टेटमेंट्स बार बार दे चुके हैं मीडिया में, जिसके जवाब में ये स्टेटमेंट दी गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं, और अब हम बात करेंगे जरा भारत की जानिब से आने वाले रद्द-ए-अमल की, जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पर आया है। बीजेपी की जानिब से और कांग्रेस की जानिब से एतराज किया गया है कि इस तरह की स्टेटमेंट आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तरफ से क्यों दी गई। लेकिन हमारा इस पर नुक्ता यह है, जो मैं सवाल भी रखूंगा, भारतीय सहाफी भी रचिका तलवार भी हमारे साथ मौजूद हैं और शायद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि भारत के आर्मी चीफ जनरल दिलबीर सिंह की जानिब से भी ऐसा ही बयान पिछले हफ्ते सामने आया और उनके वजीर दिफा की जानिब से भी ऐसा ही बयान पिछले हफ्ते सामने आया। शायद लतीफ साहब, मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि वाकई आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का जो बयान है वो हालात की नजाकत को देखते हुए ऐसा है जो इश्ताल अंगेजी कर सकता है? आप समझते हैं काबिल एतराज बयान है जिस तरह से भारत से रद्द-ए-अमल आया है? देखें, बयान तो बात की बात है, जो भारत एलओसी पर और वर्किंग बाउंड्री पर अरसा दराज से कर रहा है, उससे बढ़ के भी कोई इश्तियाल अंगेजी हो सकती है, उससे बढ़ के भी कोई जारहियत हो सकती है, और यह लगातार कर रहा है। और जब भी और फिर नाम पाकिस्तान का लगा दिया जाता है। जब पाकिस्तान ये कहता है कि इसकी कोई
यूएन के किसी न्यूट्रल ग्रुप से, वो जो उनका वर्किंग ग्रुप है, उससे हम इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि इश्तिआल अंगेजी भारत कर रहा है या पाकिस्तान, तो भारत इसे नहीं मानता। फिर हम कहते हैं हमारी ज्वाइंट कोई कमेटी बना दी जाए ताकि उसकी इंक्वायरी हो जाए, भारत उसको भी नहीं मानता। यानी इश्तिआल अंगेजी भी हो, वहीं से इल्जाम लगाएं, वहीं से पाकिस्तान को मुजरिम ठहरा दिया जाए और कहा जाए जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान इश्तिआल अंगेजी कर रहा है। यह है भारत का रवैया जो अरसा दराज से सामने आया हुआ है, यानी एक्शन के जरिए इश्तिआल अंगेजी और जारहियत का मुजाहिरा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान, बिल्कुल वो चंद दिन पहले उन्होंने क्लियर बयान दिया कि भारत जो है वो एक लिमिटेड वॉर जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है। उन्होंने तो यानी क्लियर आपको एक किस्म की वार्निंग दे दी कि लिमिटेड वॉर का सोचा जा रहा है। और ये आर्मी चीफ है जो कि नहायत जिम्मेदार आदमी है और जंग के साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। तो आज अगर भारत के इदारे ये उठकर कहें कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से इश्तिआल अंगेजी हुई है, तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। मेरी नाकस अकल में तो ये समझ नहीं आ रही। और आर्मी चीफ ने जंग की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो बयानात भारत की तरफ से आ रहे हैं, जो वहां से एक्शंस हो रही हैं, आप अगर इस तरह की चीज आजमाना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो अपने डिफेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑफेंसिव की बात नहीं कर रहे। ये ऑफेंसिव का मामला, जारहियत का मामला भारत लगातार दिखा रहा है। हमने अपने डिफेंस में ये स्टेटमेंट दी है। राइट है साहब। गुड इवनिंग रचिका, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स जो पिछले हफ्ते आई वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, और जनरल दिलबीर सिंह ने भी कहा कि हम जनाब तैयार हैं और हालात जो सरहद पर हैं वो ठीक नहीं है, और उसके जवाब में अगर यहां से ये कह दिया गया कि हम भी तैयार हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? क्यों इस तरह एतराज उठाया गया दोनों बड़ी जमातों की जानिब से, इंडिया से? जी, एतराज उठाना तो बड़ा नेचुरल है। अगर ये रिवर्स कर दें हम ऑर्डर, तब आपकी तरफ से अगर इस किस्म का होता तो शायद PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस किस्म के बयान आते। तो ये रिएक्शन, जो पॉलिटिकल रिएक्शंस होती हैं, ये आप और हम जर्नलिस्ट हैं, हमें इन चीजों से डिस्पैशनेट और डिस्टेंस रह के ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए। हम इनके किसी किस्म के एलाई नहीं है। हम हमें पॉलिटिकल लाइन टो करने की जरूरत नहीं है। हम इसे बिल्कुल डिस्पैशनेट होके देखें तो ये यही है कि ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन है और एक पॉलिटिकल इसे आप कहें कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को केटर करने के लिए ये लोग कहते हैं। ऐसी चीजें दोनों तरफ होती हैं। और अगर ये ऐसी बातें नहीं करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि अगर फौजी जबान में नहीं बोलेगा तो सियासतदान क्या सियासी जबान में नहीं बोलेगा? तो ये बेसिकली ये अपना काम कर रहे हैं। इनको अपने काम में अपनी नॉमेनक्लेचर, अपनी जो पार्लेंस है, अपना जार्गन है, वो इस्तेमाल करने की आदत है और वही वो करते अच्छे भी लगेंगे। अगर पॉलिटिशियन नहीं, लेकिन मसला की तरह आराम से बात करने लगे तो फिर उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। राइट, मसला मगर यह है, मुद्दा यह है कि ऐसी सूरत हाल, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि जैसे जनरल दिलबीर सिंह की जानिब से स्टेटमेंट दी गई गुज़श्ता दिनों, क्या ऐसी स्टेटमेंट्स आप नहीं समझती कि इश्ताल पैदा करती हैं? आप सियासी लोगों की बात करते हैं कि वो तो सियासी स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन आर्मी की जो स्टेटमेंट, आर्मी चीफ की तरफ से जनरल दिलबीर सिंह की स्टेटमेंट, अगर आप मुझे जरूर इस बात पर आमादा करना चाहते हैं कि मैं इसको करूं, आपके आगे लेयर बाय लेयर इसको अनकवर करूं। जनरल दलबीर सिंह की स्टेटमेंट मेरी समझ के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट का एक रिएक्शन थी। लेकिन तो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट का रिएक्शन जो है वो तो मनोहर पारेकर को देना चाहिए था। आर्मी चीफ क्यों दे रहे हैं आपके? मैं ये सवाल आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके आर्मी चीफ की दोनों तरफ ख्वाजा आसिफ साहब और अपना खुर्शीद शाह साहब आए थे, वो दोनों चुपचाप से खामोशी से जाके बैठ गए ऑडियंस में, और हीरो उस दिन के जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी साहब थे। क्या डिफेंस मिनिस्टर को क्योंकि वो डिफेंस डे था ना, मुसल्लह अफवाज का दिन था वो, और उन्हीं की जानिब से वो हमेशा से सेलिब्रेट किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी। इसी तकरीब में शाहिद लतीफ साहब भी मौजूद थे। मैं चाहूंगा कि वो इसका अगर जवाब दे। शाहिद साहब, ये सवाल उठाया गया कि जनाब आप आर्मी चीफ की तरफ से तो तकरीर आई, लेकिन आपके जो ख्वाजा आसिफ साहब थे वो तो वहां आकर खामोशी से बैठ गए। आपने बहुत सही जवाब दिया। पहली बात कि डिफेंस डे था, और दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ दिलबीर सिंह का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं देना था, उसका जवाब हमारे आर्मी चीफ ने ही देना था, और वहां से बाकायदा बयानबाजी हुई जिसका जवाब आपके हमारे आर्मी चीफ ने दे दिया। इसमें कौन से अचंभे की बात है? तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी किसी किस्म की गैर मुनासिब बात हुई। डिफेंस डे था,
आर्मी चीफ की ही तरफ से वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। बाकी लोग उसमें गेस्ट थे, उनमें मैं भी शामिल था। और उस दिन की मुनासबत से जो तकरीर थी वो आर्मी चीफ ही की बनती थी। उससे पहले चूंकि इंडियन आर्मी चीफ का बयान आ चुका था, उसका बड़ा मौजू और मुनासिब जवाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दे दिया। सही है। रचिका, जो स्टेटमेंट आई थी अभी डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया कि जो हालात हैं वो माजी के बरक्स इस मर्तबा थोड़े ज्यादा कशीदा हैं और हम इसको आम और नॉर्मल हालात की तरह से नहीं देख रहे हैं, और कशीदगी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर या हम देखते हैं कि वर्किंग बाउंड्री पर होती रहती है, उसको जरा सा संजीदा होकर देख रहे हैं वो। क्या आप समझते हैं कि इंडिया में इसी तरह से मजमूई तौर पर इस सूरत हाल को ऐसे ही देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि वाकई पहले की निस्बत बहुत कशीदगी है? इन पिछले गुज़िश्ता दिनों में मुझे खुद को भी लग रहा है कि कशीदगी बढ़ गई है, और मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और एपॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ। मैं किसी किस्म की सरकार की, कोई भी सरकार रही हो, मैं कभी किसी की लाइन टो नहीं करती, और ना ही मैं किसी भी गवर्नमेंट की या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं और जर्नलिस्ट को करना भी नहीं चाहिए। बताऊं तो मुझे लगता है कि वाकई कशीदगी बढ़ गई है, और अफसोस की बात यह है कि हमने यहाँ पर पिछले दिनों ये भी हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से आपके साथ शाहिद लतीफ साहब मौजूद हैं। मेरे ख्याल से हम सब में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड वही है डिफेंस के मैटर्स पर कमेंट करने को। मैंने तो शाहिद साहब जो सुना है मैं वो बयान कर रही हूँ, आप बताना सही है या गलत। पाकिस्तान की तरफ से 120 mm की मोटर शेल्स इस्तेमाल की जा रही हैं, जो मुझे पता लगा कि फुल स्केल वॉर में इस्तेमाल होती हैं। इसमें ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये इन्फेंट्री की एमओ है, आरटी की नहीं। तो जी शायद साहब, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हो सकता है सर मैंने थोड़ी गलती कर दी हो, आप एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ इस मामले में। जी शायद साहब, ये जो डिफेंस की एमओ है, लेकिन ये अगर पाकिस्तान की इस तरफ से आप देखें 120 mm के मोटर शेल्स फायर होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डैमेज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सही है। जरा रुकिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने जो सवाल बराह रास्त शाहिद साहब से पूछा है, जरा उसका जवाब ले लीजिए। जी शाहिद साहब। जी देखें इससे पहले कि हम इसकी टेक्निकलिटीज में जाएं और ये इस तरह के मफरूजों पर डिस्कशन करें, पहली बात तो ये कि मेरे इल्म में नहीं है कि 120 mm जो है मोटर्स वो इस्तेमाल की जा रही हैं। सर, we have evidence, sir. We have got the splinters, we have evidence. Okay, if you have evidence, then that must be brought up. ये तो फिर दोनों साइड्स की जो मीटिंग्स होती है ना, ये वो असल जगह है। हाँ, when they are meeting, it must be brought up there. Rangers are meeting I know. tomorrow, yes. जी, I know DGs of BSF are meeting tomorrow. वो मुझे मेरे इल्म में है, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, इससे पहले कि हम एमओस की टाइप्स में और उसकी टेक्निकलिटीज में जाएं, हमें इसको उसूली तौर पर ये बात जो है ये करनी है। आपने मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर सुना तो मेरा मौकफ ये था, और मेरा अभी भी यही मौकफ है, कि दोनों तरफ से कहा जाता है कि पहल किस उसने की और दूसरी साइड कहती है कि पहल वहां से हुई। असल मामला ये है, इसे हमें तय करना है। और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि शुरुआत राइट नहीं, इसका इलाज हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो नाज़रीन, लाहौर हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र करते हैं जिसके तहत हुक्म दिया गया है कि अल्ताफ हुसैन की स्टेटमेंट, उनकी तस्वीर और उनका कोई बयान ना तो अखबार में और ना टेलीविजन पर नशर किया जा सकता है। आप एमक्यूएम इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है और एमक्यूएम का अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या वो इस पर अपील करने जा रहे हैं या एहतजाज? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि हम अब बात करेंगे लाहौर हाईकोर्ट के उस फैसले के हवाले से जिसमें एमक्यूएम के बारे में, एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के बारे में कहा गया है कि उनकी ना तो कोई तस्वीर, ना उनका बयान, ना उनके टिकट्स और किसी भी तरह से उनको टेलीविजन या अखबार पर पब्लिश नहीं किया जा सकता। इस फैसले पर अब एमक्यूएम क्या रद्द-ए-अमल रखती है और क्या लाहे अमल रखती है, क्या सोच रही है? सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं या एहतजाज करने जा रहे हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं इस बात का बरमला इजहार कर दूं कि ये फैसला इंतहाई गैर मुनसिफाना और दिल दुखाने वाली बात है। प्लस आपने कहा कि अपील करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, बिल्कुल हम इसको सुप्रीम कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के रिव्यू बेंच में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं
और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देता है, राइट टू स्पीच की इजाजत देता है, वो तो हर शहरी का हक है। लेकिन आपको बताऊं कि देखें, जिस तरह से हर चीज का कोई ना कोई कानून कायदा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसी तरह कोर्ट्स के भी और जजेस के भी अपने काम करने कायदे होते हैं। बियॉन्ड लॉ जाके वो काम नहीं कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब जब कोई पिटीशन फाइल होती है, इन केस सपोज कर ले अगर ये आपके खिलाफ हो या मेरे खिलाफ हो, तो हम उसमें रिस्पोंडेंट होते हैं और हमें नोटिस होता है कि जी आपके खिलाफ ये केस आए, ये मुकदमा है, आप आगे इसका जवाब दीजिए। लेकिन इसमें जो फंडामेंटल फ्लॉ आया है, जो टेक्निकल फॉल्ट आया है, जिसे मैं लीगली कहूंगा कि ये एक्स पार्टी फैसला है, एक तरफा फैसला है, क्योंकि ना ही कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को ना ही एमक्यूएम को इसमें नोटिस इशू किया गया, और हमें विदाउट इशूइंग द नोटिस, विदाउट समनिंग इन द कोर्ट, हमें जो है वो एक तरफा ये पाबंदी लगा दी गई। हमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप आइए कोर्ट में आके अपना मौके पेश कीजिए। दीगर लोगों से, अटॉर्नी जनरल से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, दीगर इदारों से तो नोटिस के जवाब मांगे। अच्छा सलमान साहब, आपने कहा कि ये फैसला जो है वो गैर मुनसिफाना है, लेकिन अदालत जब फैसला करती है जाहिर है वो दरखास्त की रोशनी में करती है। अब दरखास्त गुजार ने ये कहा कि जो तकारीर नशर की जाती हैं, जो बयानात दिए जाते हैं, वो इश्ताल अंगेज हैं और नफरत पैदा कर रहे हैं और इश्ताल अंगेजी पैदा कर रहे हैं, और उसका बहुत सा मवाद भी दिया गया। अब अदालत ये कह रही है कि हमें जितना मवाद दिखाया गया उसकी रोशनी में साबित होता है कि वाकई जो तकारीर हैं वो इश्ताल अंगेज हैं, जिसके नतीजे में यह फैसला दिया गया है। देखिए, हमें ट्रायल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ट्रायल फ्री एंड फेयर हो, और हम ये कहते हैं कि जी बाकी हमें ऐसा महसूस हो रहा है जो ऑनरेबल जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, शायद उन्हें मिसगाइड किया गया है, और जो हकीकत थी, जो रियलिटी थी, वो शायद नहीं बताई गई। अब मैं आपको बताऊं किसकी तकारीर जो है वो इश्तियाल अंगेज है, किसकी तकारीर नफरत अंगेज है। अल्ताफ हुसैन की। अल्ताफ हुसैन को समन तो करें, या अल्ताफ हुसैन के वकील को तो बुलाएं, या अल्ताफ हुसैन को नोटिस इशू करके, या एमक्यूएम को नोटिस इशू करके हमें कोर्ट में बुला के हमें सुने तो सही। इसलिए मैं कह रहा हूँ गैर मुनसिफाना इसलिए है कि दूसरे फरीक को आप सुनने का मौका ही नहीं देंगे। नहीं सर, लेकिन बहुत सारे केसेस में तो अल्ताफ हुसैन को समन किया गया है, उसमें भी तो वो पेश नहीं हुए, तो इसमें भी अगर समन किया जाए तो वो डिफरेंट इश्यूज है, वो डिफरेंट इश्यूज है, वो एफआईआर है, वो एफआईआर है, ये एफआईआर नहीं है। एक लार्जर बेंच इस मसले को सुन रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ हम लीगली इसको जो लीगली स्पीकिंग करेंगे, एक पार्टी करेंगे इसे। एक पार्टी की इतनी अहमियत नहीं होती, और हमें उम्मीद है कि हमें हमारे निजाम अदल पे, हमारे आला अदालतों पे, और हमें इन जजिस पे भी एतमाद है। जब हम जाएंगे रिव्यू में तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, और हम वहाँ ये साबित करेंगे कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हमारे खिलाफ जो ये फैसला है, ये हकीकतन गैर मुनसिफाना है। राइट, सही है। जरा साथ ही क्या सलमान मुजाहिद साहब, शाहिद लतीफ साहब, गैर मुनसिफाना फैसला करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें सुना नहीं गया, क्या राय देंगे आप? देखें, ये सलमान मुजाहिद साहब हैं, ये भी तो एक तरफा पिक्चर पेश कर रहे हैं ना इस वक्त सुनने वालों के लिए। जिस आइन को ये कोट कर रहे हैं, उसी आइन में क्या ये नहीं लिखा हुआ कि आप फौज के खिलाफ बयानात नहीं दे सकते? क्या आप इस चीज से इनकार करेंगे कि कायदे तहरीक जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने कई बार फौज के खिलाफ बयानात दिए हैं? तो मकसद ये है कि उसी आइन में जब एक चीज ये लिखी हुई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको तो आप इस्तेमाल करें, और जहां लिखा हुआ है कि फौज जो है उसके खिलाफ बयानात आप नहीं दे सकते, जिसकी बिना पर आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उनके सामने वो सारी चीजें रखी गई हैं, तो उन्होंने फैसला दिया है ना। अगर वो उस मवाद से मुत्तफिक ना होते तो वो फैसला ना देते। उन्होंने भी तो आइन के तहत फैसला सुनाया है, उनके सामने भी आइन है, कवानीन है, और जैसे ये सलमान मुजाहिद साहब फरमा रहे हैं कि उन्हें उन पर एतमाद है, और बिल्कुल ये जाएं, उनके सामने अपना किस्सा लेकर जाएं। मगर मैं जहां तक देख रहा हूं कि इनके कायद जो हैं वो अव्वल तो ये कि वो पाकिस्तान में नहीं है, क्या उनके ऊपर वो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं? उनको अगर समन करना चाहें तो वो कैसे समन किया जाए? और बाहर एक शख्स बैठकर वक्तन फवक्तन अपनी स्पीच के जरिए तनकीद का निशाना फौज पाकिस्तान को बना रहा है, तो उस पर अदालत ने एक्शन में तो आना है। अदालतें खुद मुख्तार हैं, बाइख्तियार हैं, आजाद हैं, और जब वो इस तरह के फैसले दे रही हैं तो मैं समझता हूं कि जब आप ये फ्रीडम लेते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो मैं समझता हूं इसको भी देखिए कि आप इस फ्रीडम ऑफ स्पीच में आइन के दूसरे हिस्सों को वायलेट इस तरह कर सकते हैं। आप जाएं, अदालत में जाएं। पहले भी यही हुआ कि मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो अदालतों से हटकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और बयानबाजी के जरिए हल करने की कोशिश की जाती रही, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हालात बिगड़ गए। अब मुनासिब ये होगा कि आपकी अगर इस चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन है, आप बाकायदा अदालत में जाएं, वहां अपना केस लें,
ताकि आपको सुना जाए। जहां तक मेरे इल्म का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उसी आइन को आपने अपने अगर फायदे में इस्तेमाल किया है तो अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करना यह उस आइन में ममनू है। उसकी बुनियाद पर जो फैसला आज आया है वो बल्कि फैसला पहले से भी ज्यादा सख्त है। पहले उनकी स्पीच पर पाबंदी थी, आज उनकी तस्वीर पर, उनके बयानात कोट करने पर यानी ज्यादा सख्त पाबंदियां लगा दी। साथ रहेगा सलमान साहब, एक तो आप शायद कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, कर दीजिए, पर मैं सवाल रखता हूं आपके सामने। रिस्पॉन्ड ये कर दूं कि देखें, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इंटीग्रिटी ऑफ आर्म फोर्सेस, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आइन में लिखा है कि आप बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या इसी आईने पाकिस्तान में ये लिखा है कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन बात नहीं कर सकता? जहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने जो असेंबली में तकरीर की थी फौज के खिलाफ और कहा था पूरा गोश्त नोच के सिर्फ हड्डियां रह गई हैं, या जरदारी साहब जो है पिछले माह तकरीर करके दुबई में जाके बैठ गए कि ईंट से ईंट बजा देंगे और आपको जो है वो 3 साल रहना, हमें पूरी जिंदगी रहना है। लेकिन सर देखिए ना, आपके खिलाफ या अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई दरखास्त गुजार दरखास्त लेकर अदालत में चला गया, आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी दरखास्त लेकर चले गए अदालत में? बिल्कुल सुन तो ले साहब, आपने जब शाहिद मार्शल साहब को इतना मौका दे दिया, मुझे भी मौका दिया। इमरान खान साहब की वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, इसमें इन्होंने कहा कि 20,000 बंदा अगर चौक पे जमा हो जाए जनरल का पेशाब निकल जाए, इस किस्म के बहुत से बयान मौजूद है। तो मगर सर अदालत तो उसी के खिलाफ फैसला देगी ना जो दरखास्त लेकर जाएगा। अब आपके खिलाफ दरखास्त गई है, आपसे मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप या कोई और दरखास्त गुजार अगर दरखास्त लेकर जाएंगे तो ही फैसला आएगा ना उनके खिलाफ। मेरे भाई सुन तो ले, मुझे मौका तो देना। जी आप भी उन्हीं का वर्जन बोलेंगे तो फिर आप जो है वो इम्पार्शियल नहीं, मैं किसी का वर्जन नहीं बोल रहा सर, आपको इसीलिए तो जहमत दी है कि आप अपना वर्जन दीजिए। आपने कहा दरखास्त, देखें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमने 2 माह कबल इमरान खान के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में ये दरखास्त दी कि जनाब उन्होंने फौज के खिलाफ हर्जा सराय किए, जिस तरह से अल्ताफ भाई के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इमरान खान के खिलाफ भी हो। हमने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी दरखास्तें दी, लेकिन आज तक हमारी उन दरखास्तों पे कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। एक FIR, नॉट अ सिंगल FIR हैज बीन रजिस्टर्ड इन एनी पुलिस स्टेशन ऑफ कराची। तो मैं ये कहूंगा, मैं जजेस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कोर्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके फैसले पे तनकीद करना हर पाकिस्तानी का हक है। मैं तो ये कहूंगा कि जब हमें एक मौका ही नहीं दिया गया, हमें नोटिस ही नहीं किया गया, हमें समय इशू नहीं किया गया। अभी जो शाहिद मार्शल साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब बाहर है, जनाब जब नोटिस इशू होता तो उनका वकील पेश होता है ना, पहली पेशी पे या दूसरी पेशी पे, या MQM का कोई नुमाइंदा फारूक सत्तार चले जाते, या हमारा कोई वकील चला जाता, या मैं ही चला जाता बहैसियत वकील ऑन बिहाफ ऑफ अल्ताफ हुसैन। लेकिन अब नोटिस तो इशू करें, आप पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करें, सही है, के बाद आप हमें जो चले आपका ये मौक़िफ़ आ गया। एक सवाल मेरा और ले लीजिएगा सलमान मुजाहिद साहब, जरा ये बताइएगा कि क्या इस फैसले के हवाले से आपका हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है कि हुकूमत अटॉर्नी जनरल के जरिए से या प्रोसिक्यूशन के जरिए से फरीक बने और वो इस फैसले के खिलाफ एक तरह से दलाइल दे? क्या आपकी इस पर बात हो रही है और क्या आप इसको रेजिग्नेशन के साथ मशरूत करेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि शायद हुकूमत इन तमाम मामला के पीछे है। और मैं आपको एक और बात याद दिलाऊं असदुल्ला साहब, अगर आपकी मेमोरी फ्रेश है, यहाँ पर एक जस्टिस मलिक कयूम हुआ करते थे जो मुशर्रफ साहब के दौर में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, वो इसी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। और आपने देखा होगा चंद साल कबल बयान शहबाज शरीफ की और मलिक कयूम साहब की एक खुफिया टेप रिकॉर्डिंग सामने आ गई थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हमें पंजाबी में कह रहे थे कि जी जरदारी या पीपल्स पार्टी कोई लीडर को जो सजा देनी है। तो मैं कहूंगा कि क्या यही लाहौर हाई कोर्ट अब शहबाज शरीफ के खिलाफ भी क्या कोई बैन लगाएगा, क्योंकि उन्होंने भी तो वायलेशन किए ना। सही है, जरा ठीक है, चीजें जब चल रही है राइट, चल रही है, हमें आपको लार्जर पर्सपेक्टिव देखना होगा। और मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमत की तमाम सूरत-ए-हाल की जो है वो जिम्मेदार है। एक तरफ उन्होंने हमें मुज़ाकरात में अटका के रखा, लॉलीपॉप देते रहे, दूसरी तरफ इन्होंने कर दी। देखिए अल्ताफ हुसैन को आप जो है वो उनकी खबरों से, तस्वीरों से, मीडिया से तो हटा देंगे, लेकिन जो 5 करोड़ महाजिर जिनके मुत्तफिका कायद अल्ताफ हुसैन है, उनके दिलों से कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ठीक है शाहिद साहब, बहुत सारी मिसालें पेश कर दी हैं सलमान मुजाहिद साहब ने कि उन लोगों ने भी ऐसी ही हर्जा सराई की या बयाना दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। देखें, शुरू में यह भी कहा जा रहा था कि 9-0 पर जब छापा हुआ तो कहा जी कि ये खास जो ऑपरेशन है ये तो है ही सिर्फ MQM के लिए। हमने देखा ये ऑपरेशन PPP पे भी चला गया, और PPP पर जब गया तो उन्होंने भी बिल्कुल यही अल्फाज दोहराए जो MQM ने दोहराए थे, उनके कायद ने दोहराए थे कि जी हमें दीवार से लगाया गया और उन्होंने कहा जी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहकर वो मुल्क से ही भाग गए। तब से लेकर अब तक आप देखिए कि कितने छापे और कितने लोग पकड़े जा चुके हैं। लिहाजा ये कहना कि जी बस MQM को ही या किसी एक खास पार्टी को ही दीवार से लगाया, यानी अब तो ये बात शुरू हो गई, ये जो मुजाहिद साहब फरमा रहे हैं कि अदालतें भी जो हैं उनको दीवार से लगा रही हैं और बाकी किसी के बारे में नहीं सुन रही। तो फिर ये दोहरा म्यार खत्म करें, कहें कि हमें अदालतों पर यकीन नहीं है। आप तो कह रहे हैं
कि जी जज साहबान जो है उनकी इज्जत है, एहतराम है, और फिर आप उसी सांस में ये भी बात कर जाते हैं, हजारों मिसालें। आप जाइए अपील में जा रहे हैं, उसी अदालत में जाइए, उन्हें कहिए कि हमारे FIR नहीं लिए जा रहे, हम आपका दरवाजा खटखटाने आए हैं। वो कब तक आपको डिनाई करेंगे? शाह साहब एक ब्रेक का वक्त है। बिल्कुल सही आपकी बात। सलमान साहब ये कह रहे हैं कि हमें अदालत पर यकीन है और हम अपील में जा रहे हैं इस फैसले के खिलाफ और अपनी कानूनी जंग वो जारी रखेंगे। ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। सलमान मुजाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपनी शिरकत की। ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कुछ JF-17 थंडर के हवाले से और उस ग्रुप के हवाले से जो इस पर काम कर रहा था, और इस पर हम बात करेंगे इसी प्रोजेक्ट के जो लीडर हैं यानी शाहिद लतीफ साहब जो इस पर काम कर रहे थे। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मुमकिन हुआ कि इतना जबरदस्त जहाज जो दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाजों को टक्कर दे रहा है वो महज 2.5 साल के अरसे में बनाना किस तरह से ये मुमकिन हुआ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे JF-17 थंडर की, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान का फख्र है और जो ग्रुप इस पर काम कर रहा था, जिसने ये बनाया, उसकी सरबराही कर रहे थे शाहिद लतीफ साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ साहब, इतना जबरदस्त जहाज जो दुनिया के बेहतरीन जहाजों को टक्कर दे रहा है, ये महज 2.5 साल के अरसे में बनाया गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, आपके पास वक्त बहुत महदूद है। मैं कोशिश करूंगा कि इस महदूद वक्त में इस जहाज़ के बारे में जितनी मालूमात हो सकती हैं मैं फराहम करूं। सबसे पहले तो यह कि 90 की दहाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह सोचा, चूंकि उस दौरान अफगान वॉर के बाद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई जिन्हें प्लेस्टर अमेंडमेंट के नाम से याद किया जाता है, और हमारा जो F-16 फ्लीट था वो बहुत सारी पाबंदियों में आ गया, उसकी फ्लाइंग बहुत कम हो गई और हमारे पायलट्स के लिए बहुत दिक्कतें उससे पैदा हुई। लिहाजा हमें एहसास हुआ कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके तहत हम दुनिया की इन पाबंदियों से बच जाएं, और जो वक्त आ रहे थे वो मजीद मुश्किल वक्त पाकिस्तान के लिए आ रहे थे। तो 90 की दहाई में हमारी जो क़यादत थी उसने फैसला किया कि हमें चीन के साथ मिलकर कोई एक जहाज बनाने के बारे में सोचना चाहिए। फिर हमने वो सफ़र जो है 90 की दहाई के दरमियान में ऐसा शुरू किया, मगर अगले 5 साल तक इस पर कुछ ना हो सका। और फिर 2001 में मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना और मेरे साथ एक टीम थी जिसने बाकायदा बड़ी सीरियसनेस और संजीदगी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में यह काम शुरू हुआ और 2003 मिडल में हमने जहाज फ्लाई कर दिया। यानी किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं आ सकता। आमतौर पे जहाज़ों की जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक जहाज़ों की जो डिज़ाइन डेवलपमेंट है ये कम से कम 10 साल से ज़्यादा का प्रोसेस है। खासकर जंगी जहाज जो हैं उनमें ये मामला बहुत ही संजीदगी से आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल तरीन मामला है जिसके तहत जंगी जहाज बनाए जाते हैं। तो यूं 2003 में हमने अपना प्रोटोटाइप जहाज फ्लाई कर दिया। बहुत सारे लोगों के इस बारे में शक व शुबहात थे, वो जो समझते थे कि इतनी तेजी से पाकिस्तान और चीन मिलकर जो काम करने जा रहे हैं, और चीन भी कोई एविएशन इंडस्ट्री में लीडिंग इंडस्ट्री नहीं था उस वक्त। तो कंपैरिजन अगर करें अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद लतीफ साहब, तो आमतौर पर कितना अरसा लगता है इस तरह का एक जहाज बनाने में जो हमने 2.5 साल में बना लिया? जी, मैंने कहा 10 साल मिनिमम। आप F-16 की हिस्ट्री ले लें, इस तरह के जो यूरोपियन जहाज हैं उनकी हिस्ट्री ले लें, 10 से 12 साल 15 साल जहाज को बनाने में, उसको क्वालिफिकेशन में ये लगते हैं। ये हिस्ट्री है। मगर चूंकि हमें इसकी जरूरत थी, हमारा फ्लीट जो था उसमें पुराने जहाज थे, और अब ये जहाज वक्त के साथ इनकी लाइफ एक्सटेंशन के बावजूद अब ये रिटायरमेंट के फेज में आ रहे थे। लिहाजा हमारी मजबूरी थी कि हमें बड़ी तेजी से इस फेज में से गुजरना था। तो बड़े अच्छे लोग थे मेरे साथ माशाल्लाह। इस टीम ने दिन रात हमने मिलकर अनथक मेहनत की और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसके अंदर, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आज देखिए आप कि जहाज आमतौर पे अपने डेवलपमेंट के फेज में और उसके बाद जब क्वालिफिकेशन का फेज होता है तो बहुत सारे क्रैशेस होते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन फेज में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं जो आपके डिजाइन में कमी या कमजोरी रह गई। एक तो कंप्यूटराइज्ड डिजाइन होता है, जब आप उसको हवा में लेकर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर में आप डिटेक्ट नहीं कर सके, लिहाजा उसके फेलियर्स होते हैं।
F-16 की एक हिस्ट्री है, बहुत सालों तक F-16 अपने क्वालिफिकेशन फेज में उसके टेक्निकल डिजाइन के प्रॉब्लम आते रहे और क्रैशेस होते रहे, और ये दुनिया की लीडिंग एविएशन इंडस्ट्री है जिनके पास सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं जहाज बनाने के, और चाइना में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। हमारी ब्रेनवेयर थी, चाइना की इंडस्ट्री थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर हमारा आज भी जो प्रोटोटाइप 1 जहाज जो हमने तजुर्बाती तौर पर बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट फ्री है पूरा रिकॉर्ड JF-17 का, और आज तक वो जहाज भी फ्लाई कर रहा है। उसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो हमने दुनिया को झूठ साबित उनको कर दिया, उन्हें झूठा साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गए तो तेजी से हैं, मगर जो चीज हमने बनाई है उस पर दिन रात हमने मेहनत की है, और आज ये जहाज जो है दुनिया के बेहतरीन जहाजों में शुमार होता है। उसका सबूत यह है कि जितने भी दुनिया के लीडिंग एयर शोज हैं उनमें फानब्रो है, पेरिस एयर शो है, दुबई एयर शो है, टर्किश एयर शो है, चौहाई एयर शो चाइना में होता है, उन सब एयर शोज में इस जहाज को इन्वाइट किया जाता है, और जो बेस्ट जहाज हैं उनके मद्दे मुकाबले ये फ्लाई करता है। और अब इसके कस्टमर्स भी सामने आ गए हैं, और कस्टमर्स अब अगर सामने आए हैं तो इसकी ये वजह नहीं कि वो लेट सामने आए हैं। इस जहाज की क्वालिफिकेशन में हमें काफी वक्त लगा है, क्योंकि मुख्तलिफ आलात इसके जो है उनको क्वालिफाई करना, इसको ऑपरेशनल करना, उसमें कुछ वक्त लग गया है, जिसकी वजह से जहाज फुल्ली ऑपरेशनल नहीं था। अब जबकि वो ऑपरेशनल हो गया है तो इसके बहुत सारे कस्टमर जो हैं मैं समझता हूं सामने आने वाले हैं, कुछ आ गए हैं और वक्त के साथ साथ मजीद आएंगे, क्योंकि मार्केट में इस लेवल का जो जहाज है पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी एयरफोर्स ने अपना जहाज बनाया हो? ये बहुत बड़ा और बड़ा अहम सवाल है। ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक अनोखा काम कर दिखाया। यानी जब कौम ने डिफेंस के लिए पुकारा तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 65 की वॉर में ये साबित कर दिया कि हम दुनिया की बेस्ट एयर फोर्सेस में से हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर जो आपसे 4 गुना दुश्मन था भारतीय फिजाइया, उसको हमने सबक सिखा दिया। यानी वो हमसे, हमारे अगर 150 जहाज थे तो उनके 500 से ज्यादा जहाज थे, और हमारा जो नुकसान हुआ वो भी उनसे 1/4 था। यानी हम उनसे 1/4 तादाद में थे और उनका नुकसान हमने 4 गुना ज्यादा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कौम ने पाकिस्तान के दिफा के लिए फिजाइया को पुकारा तो फिजाइया ने अपना लोहा मनवाया। जब कौम को यह जरूरत महसूस हुई कि आज हमें दुनिया फ्रंट लाइन जहाज नहीं देगी, हमने एक ऐसा काम कर दिखाया जो दुनिया की किसी एयरफोर्स ने नहीं किया, यानी अपना जहाज बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत ने इसी तरह का काम अपनी इंडस्ट्री के जरिए करने का सोचा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के नाम से, और वो फेल हो गए। तकरीबन 15 से 20 साल वो इसको चलाते रहे और वो जहाज फाइनली अपनी मंजिल तक ना पहुंचा। हमने 2.5 में बनाया और उसके बाद उसको मजीद क्वालिफिकेशन और उसकी ऑपरेशनलाइजेशन का फेज, आज 100 से ज्यादा जहाज हमारी एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स एक दिन सारी की सारी JF-17 जहाजों की होगी, क्योंकि ये मजबूत और हाईटेक जहाज है। हमारी जरा इसकी कुछ खुसूसियात के बारे में मैं जरा शाह साहब आपसे जानना चाह रहे थे कि किस तरह से ये बाकी जहाजों से मुख्तलिफ है और बाकी जहाजों से आगे है। इसकी जरा जो बड़ी खुसूसियात हैं उनके बारे में भी जरा कुछ बताइए। देखें, आजकल के जहाजों को जो इवेल्युएट किया जाता है वो 3 या 4 चीजें हैं, जिसके तहत वो अगर उन जहाजों में हैं तो उन्हें हाईटेक जहाज कहा जाता है। सबसे पहले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, क्या यह जहाज एयर में रिफ्यूलिंग करने के काबिल है? JF-17 है। दूसरा, क्या यह जहाज जो है इसका जो आर्किटेक्चर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, यानी दुनिया में कहीं से कोई इक्विपमेंट उठाएं और इसके साथ इंटीग्रेट कर दें, क्या इसकी सॉफ्टवेयर मैच कर जाएगी? बिल्कुल करेगी। हमने इसका आर्किटेक्चर अमेरिकन मिल स्पेक्स के तहत और यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशंस के तहत बनाया, लिहाजा हम किसी जगह हमारी मजबूरी नहीं है कि हमें सिर्फ चाइना ही की इक्विपमेंट काम करेगी या अमेरिका की इक्विपमेंट इस पे काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। जैसे कंप्यूटर्स की कंपैटिबिलिटी सॉफ्टवेयर की होती है, वो एक बहुत बड़ा फीचर है जो हाईटेक जहाज में होना चाहिए, वो इसमें है। फिर इस जहाज का जो रडार है वो बहुत दूर तक देखता है, जो बिल्कुल हाईटेक जहाजों की खुसूसियत है, जो कि आम जहाजों में नहीं होता। फिर इस जहाज में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाए जाते हैं, जो कि हाईटेक जहाजों की खुसूसियत है, आम जहाजों में नहीं है। हमारे मिराजेस में नहीं था, हमारे F-6s में नहीं था, हमारे F-7s में नहीं था, हमारे पुराने जहाजों में BVR नहीं लगते थे। बिलाशुबा आप विजुअल रेंज मिसाइल और इसमें लगता है। शाह साहब, आप और आपकी टीम बिलाशुबा बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कारनामा सर अंजाम दिया और आज दुनिया के बेहतरीन जहाजों में से JF-17 थंडर एक जहाज है और पूरी दुनिया से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ये जहाज तैयार कर रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम का वक्त हुआ नाज़रीन, मुझे इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।